दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में एक लड़के को एक कमरे में फंसा हुआ दिखाया जाता है। ये इस रूम से निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इसे एक कोड चाहिए ताकि ये दरवाजे को खोल सके और यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी यह इस दरवाजे को नहीं खोल पाता है। फिर मूवी हमें 3 दिन पीछे ले जाती है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम जोई है और यह अपने क्लास के लिए जा रही है। ये बहुत ही शांत किस्म की और दुखी लड़की होती है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट भी होती है। इसलिए इसके टीचर क्लास में से समझाते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट से निकल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है और इसका नाम जैसन है। और इसके बाद फिर से हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है, लेकिन इसका बॉस इसे नौकरी से निकाल देता है। इस लड़के का नाम बेन है। फिर जैसन के लिए एक बॉक्स आता है और इसी तरह से जोई और बेन को भी एक बॉक्स मिलता है। यह एक पजल बॉक्स होता है जिसे बड़ी कोशिश करने के बाद भी ये लोग नहीं खोल पाते हैं। फिर इस बॉक्स में से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है कि इन्हें एस्केप रूम से निकलने के लिए $10,000 का इनाम दिया जाएगा। बेसिकली यह एक गेम होता है जहां पर कुछ लोगों को बुलाया जाता है और एक एस्केप रूम में यानी एक रूम में बंद कर दिया जाता है, और जो भी इस रूम से निकल पाएगा उन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। $10,000 बहुत बड़ी रकम होती है, इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर बेन एक बिल्डिंग के बाहर में स्मोक कर रहा होता है। तभी इसके पास एक औरत आती है और माइनस बिल्डिंग के बारे में पूछती है। इसका नाम अमेंडा है और इसे भी बाकी लोगों की तरह एक पजल बॉक्स मिला होता है। फिर अमेंडा बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ पर इसके मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं और इसे एक ID कार्ड दी जाती है। फिर यह लिफ्ट की तरफ जाती है, तभी एक लड़का यहाँ पर आता है। इसका नाम डैनी है। फिर अमेंडा और डैनी एक कमरे में आते हैं जहाँ पहले से 3 लोग बैठे होते हैं। इनमें माइक, जोई और जैसन होते हैं। माइक एक ट्रक ड्राइवर होता है, वहीं अमेंडा मिलिट्री में होती है। फिर यहाँ बेन भी आ जाता है और इस कमरे में काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जब यहाँ कोई नहीं आता है तो बेन कहता है कि इसे स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाना है और यह दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को पकड़ता है। तभी वह हैंडल दरवाजे से अलग हो जाता है। बाकी लोग बेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ पर डैनी कहता है कि यही एस्केप रूम है, यानी हमें यहीं से बाहर निकलना है और इसलिए हमें क्लू और कोड को खोजना चाहिए। डैनी वीडियो गेम में काफ़ी अच्छा होता है, ये दिन भर वीडियो गेम ही खेलता रहता है और इसीलिए ये इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। तभी माइक को एक किताब में से एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोई उसी किताब पे देखती है कि फ़ारेनहाइट 451 लिखा हुआ है। जोई को लगता है कि यही दरवाजे का कोड है और जब जोई दरवाजे में यह कोड डालती है तो रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। अमांडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसने यहाँ एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ कई लोग जिंदा जला दिए गए थे। अमांडा एक छोटे से केबिन को खोलने की कोशिश करने लगती है ताकि किसी से हेल्प ले सके, लेकिन इसी कोशिश में बेन एक फायर एक्सटिंग्विशर को तोड़ देता है जिससे कि इस कमरे का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जोई को इस फायर एक्सटिंग्विशर में से एक चाबी मिलती है जिससे ये लोग छोटे से केबिन को खोलते हैं। दरवाजे के पीछे एक पुतला फ़ोन पकड़े होता है। तभी फ़ोन यहाँ पर बजती है और जैसन फ़ोन उठाता है। फ़ोन पे जैसन को बोला जाता है कि यहाँ पर जितने भी रूल लिखे हुए हैं उन सभी को फॉलो करो। जैसन यहाँ पर समझ नहीं पाता कि ये कौन से रूल की बात कर रही है। फिर जैसन फ़ोन रख देता है। तभी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इधर जोई देखती है कि टेबल पर एक बटन है, जिसे ये दबाती है तो एक छोटा सा पैसेज खुल जाता है। मतलब ये लोग इसी पैसेज से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन टेबल पे बहुत सारे बटन्स होते हैं और सभी लोग मिलकर के इन बटन को दबाते हैं, तभी पैसेज पूरी तरह से खुल जाता है। जैसन इसके अंदर सबसे पहले जाता है और बताता है कि यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। फिर माइक स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसके अंदर जाता है और जैसन सभी को बुलाता है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अमेंडा पैसेज के अंदर जाती है, लेकिन बीच रास्ते में इसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि यह मिलिट्री में बहुत बुरे दौर से गुजरी होती है। इधर कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। तभी जोई एक पानी का ग्लास लेकर के टेबल के बटन को दबाती है। फिर जोई अमेंडा के पास चले जाते हैं क्योंकि अमेंडा बीच में ही फंस चुकी होती है। इधर केवल बेन और डैनी बचे होते हैं। फिर ये लोग पानी के ग्लास को टेबल के बटन पर रख देते हैं और जिससे कि पैसेज खुल जाता है और यहाँ से ये लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी इस कमरे में आग लग जाती है, यानी कि ये पूरा कमरा जल जाता है। इधर ये लोग एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ फिर से एक दरवाजा होता है जिसे जैसन खोल देता है, लेकिन इसी दरवाजे पर एक दूसरा लॉक होता है जिसे खोलने के लिए 7 लेटर्स का एक वर्ड चाहिए। तभी यहाँ पर बेन को 7 रेंडियर के सिर दिखाई देते हैं, जिसे देख करके उसे अपने पास्ट की चीजें याद आने लगती है, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ एक कार में मस्ती करते हुए कहीं जा रहा होता है।
तभी बेन बोलता है कि रुडोल्फ, और रुडोल्फ को डालने पर यह दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब कि यहाँ पर इस रूम में इस तरह से तैयार किया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की पास्ट की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और फिर ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ठंड है। मतलब अभी ये लोग तीसरे रूम में पहुँच चुके हैं और यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरता ही जा रहा होता है। तभी डैनी यहाँ पर चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह एक शीशे की दीवार से टकरा जाता है और बर्फ़ टूटने की आवाज़ आने लगती है। अभी तक डैनी को यह सब केवल एक नॉर्मल सा गेम लग रहा होता है और ये काफ़ी एक्साइट होता है। और फिर वह दीवार को टच करके देखता है जिससे कि बर्फीली हवाएं चलने लगती है और सभी दरवाजे बंद भी हो जाते हैं। मतलब कि अब इन लोगों को ये दरवाजा भी खोलना होगा, जिसके लिए इन्हें क्लू चाहिए। और ये लोग फिर आसपास में क्लू ढूंढने लगते हैं। अमेंडा को एक लाल जैकेट भी मिलती है, तो माइक को एक मछली पकड़ने वाला रैकेट मिलता है। वहीं जैसन को एक दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी इन्हें ढूंढनी होती है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि ये लोग इस गेम में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जैकेट होता है और बहुत ठंड होने के कारण इन सभी को उस जैकेट की ज़रूरत होती है। तभी अमेंडा कैमरे की तरफ देख करके कहती है कि तुम्हारा चाल कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस जैकेट को शेयर करने वाले हैं। तभी बेन का पैर एक होल में फंस जाता है और माइक अपने फिशिंग रैकेट से इस होल में कुछ खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी जोई को जैकेट में से एक कॉम्पास मिलता है, जिसे ले करके ये एक भेड़िए के मुंह में से मैग्नेट को ढूंढ लेती है और उस मैग्नेट से ये लोग इस होल में एक चाबी को निकालते हैं। लेकिन चाबी एक बर्फ के बॉक्स में होती है, जिसे पिघलाने के लिए बेन से लाइटर मांगा जाता है। बेन लाइटर को डैनी की तरफ फेंकता है, लेकिन जब डैनी उस लाइटर को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो फर्श एक्सप्लोड हो जाती है और डैनी बर्फीले पानी में गिर जाता है। सभी लोग इसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डैनी की यहाँ पर मौत हो जाती है। सभी लोग अब बेन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस गेम का मास्टर बेन ही है। तभी बेन कहता है कि मैं सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ही इस एस्केप रूम में फंस चुका हूँ। तभी जैसन कहता है कि हमें चाबी को बर्फ में से निकालना होगा और यह कहता है कि चूंकि लाइटर अब हमारे पास नहीं है, इसलिए अब हमें अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाना होगा। जैसन की बातें सुन करके जोई को गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहती है कि तुम्हें लाइटर की पड़ी है, डैनी यहाँ पर मर चुका है, तुम्हें उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। तभी जैसन यहाँ कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इतने ठंड में हमें हाइपोथर्मिया हो सकता है और इससे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और फाइनली हम सब यहाँ पर मर जाएंगे। फिर सभी लोग इस बात को समझ जाते हैं और सभी लोग इस बर्फ के बॉक्स को पकड़ करके इसे पिघलाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ जैसन को लाल जैकेट देख करके उसे अपने अतीत की बातें याद आती है, जहाँ वह और उसका एक दोस्त एक बर्फीली समुद्र में एक उल्टी नाव पे अकेले होते हैं। फिर इन्हें चाबी मिल जाती है और दरवाजा खोल करके ये एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं। यह एक उल्टा सा रूम होता है, मतलब ऊपर की चीज़ें नीचे और नीचे की चीज़ें ऊपर होती हैं। मतलब कि ये लोग सीलिंग पे खड़े होते हैं और फर्श ऊपर होती है। यह एक बाड़ होता है। तभी यहाँ की फ़ोन की घंटी बजती है, जिसे माइक उठाता है और सबको एक बहुत ही तेज म्यूजिक सुनाई देती है। तभी जैसन देखता है कि यहाँ एक दरवाज़ा है, लेकिन इसका कोई हैंडल नहीं है। मतलब इन्हें अब एक हैंडल चाहिए। तभी इस रूम की सीलिंग, यानी जिस पर ये लोग खड़े होते हैं, वो टूटने लगती है और बेन माइक को यहाँ पर गिरने से बचा लेता है। तभी अमेंडा ऊपर चढ़ जाती है और हैंडल को ढूंढने लगती है। अब फिर से इसे एक कोड चाहिए। सभी लोग कोड को ढूंढने में लग जाते हैं और जोई किसी तरह से एक बुक पजल को सॉल्व कर देती है, यानी कि अब इनके पास कोड है। अमेंडा इसे ट्राई करती है, लेकिन ये गलत कोड होता है। फिर जोई कहती है कि चूंकि यह रूम उल्टा है, इसलिए कोड भी उल्टा होना चाहिए। अमेंडा इसे भी ट्राई करती है और इसे एक बॉक्स में से हैंडल मिल जाता है। अब सभी लोग एक तरफ होते हैं और अमेंडा दूसरी तरफ होती है और बीच में कोई भी फर्श नहीं होती है। मतलब कि अगर यहाँ से कोई गिरा तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी अमेंडा के हाथों से वह हैंडल नीचे फर्श पर गिर जाता है, जो कि एक बिलियार्ड बॉल होता है। अमेंडा नीचे कूदती है और उस बॉल को नीचे गिरने से बचा लेती है। फिर अमेंडा बॉल को जैसन की तरफ फेंकती है। तभी फर्श की आखिरी पट्टी भी टूट जाती है, लेकिन अमेंडा फोन की वायर को पकड़ के लटक जाती है। सभी लोग इसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पार कर सकती हो, लेकिन अमेंडा यहाँ नीचे गिर जाती है और इससे इसकी मौत हो जाती है। फिर बाकी बचे लोग उस हैंडल से दरवाजे को खोलते हैं और एक हॉस्पिटल टाइप रूम में पहुंचते हैं, जहां सभी लोगों के लिए एक बेड लगा हुआ होता है, जिसे देख करके यहाँ सबको अपने हॉस्पिटल बेड की तरह याद आती है। यहाँ पर इन सभी की मेडिकल हिस्ट्री भी होती है। तभी इन्हें यह समझ में आ जाता है कि आखिर इन्हें इस गेम के लिए क्यों चुना गया है, क्योंकि ये सभी लोग अपने जीवन में अकेले सर्वाइवर होते हैं। जैसे जोई अपने माता पिता के साथ प्लेन क्रैश में अकेले ही बची होती है, वहीं जैसन भी अपने दोस्त के साथ जब बर्फीले समुद्र में फंसा था तो वो भी अकेला ही बचा था। इसी तरह से माइक और बेन भी लोन सर्वाइवर होते हैं। यहाँ जोई जैसन पर काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन जैसन बहुत ही प्रैक्टिकल और कमीने टाइप का इंसान होता है
और यह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरे को भी मार सकता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर ये लोग क्लू ढूंढने लगते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। तभी इन्हें कुछ एक्सरे मिलते हैं जिसे देख करके बेन समझ जाता है कि यह EKG मशीन के बारे में। दरअसल EKG मशीन उस समय यूज की जाती है जब पेशेंट की हार्ट बीट रुक जाती है। तभी इन्हें यहाँ एक मॉनिटर पर डॉक्टर वुटेन के द्वारा एक मैसेज मिलता है कि इनके पास 5 मिनट है और इन लोगों को यहाँ पर पॉइजन सिलेंडर भी मिलता है। मतलब 5 मिनट में इन सभी की जहरीली गैस से मौत हो जाएगी। इधर जोई पूरी तरह से गुस्से में हो जाती है क्योंकि वह इस गेम को पूरी तरह से समझ चुकी है। इस गेम में बेसिकली जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने ज़िंदगी में अकेले ही बचे होते हैं, उन सभी भाग्यशाली लोगों में से केवल एक भाग्यशाली लोग ही यहाँ से बच करके बाहर निकल सकता है। बाकी सभी लोगों की यहाँ पर मौत हो जाएगी। इसलिए जोई यहाँ पर लगे सभी कैमरे को तोड़ने लगती है। जैसन को EKG मशीन मिल जाती है जिसे वह बेन पे टेस्ट करता है, लेकिन यह फेल हो जाता है क्योंकि इसकी हार्ट बीट काफ़ी लो होती है। फिर जैसन माइक पर ज़बरदस्ती टेस्ट करता है, लेकिन माइक की हार्ट बीट काफ़ी तेज होती है, लेकिन यह इतना भी हाई नहीं होता है कि इससे यह दरवाज़ा खुल सके। इसलिए यह माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि माइक की मौत हो जाती है। हालांकि EKG मशीन अभी भी टेस्ट में फेल ही हो जाती है, यानी कि जैसन ने माइक को फालतू में मार दिया। उधर जोई गुस्से में इस कमरे के सभी चीज़ों को तोड़ रही होती है। इधर समय भी खत्म हो जाता है और कमरे में जहरीली गैस फैलने लगती है। फिर जैसन लास्ट में अपने आप पर EKG मशीन को टेस्ट करता है क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और EKG मशीन टेस्ट में पास हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसन इसके अंदर जाता है, इधर बेन जोई को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन जोई गुस्से में होती है और बेन को मना कर देती है और बेन को फिर जाने के लिए कहती है। बेन फिर अंदर चला जाता है। इधर जहरीली गैस से जोई बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है। इधर बेन और जैसन एक कमरे में पहुंचते हैं। बेन जैसन पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि जैसन की वजह से ही माइक की फालतू में मौत हुई थी। फिर बेन भी समझ जाता है कि जैसन ने ही अपने दोस्त को मारा था और इसीलिए वो बच पाया था। तभी जैसन कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्त को मारा था क्योंकि यह दुनिया का नियम है और जो मजबूत होगा वही इस दुनिया में जिंदा बचेगा। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन जैसन को तभी एक यहाँ पर हैंडल दिखाई देता है जिसे बेन और जैसन मिलकर के घुमाते हैं। हैंडल तो घूम जाता है लेकिन इन दोनों के शरीर पिघलने लगते हैं क्योंकि हैंडल पर किसी तरह का केमिकल लगा होता है। फिर बेन इस दरवाजे पर लिखे हुए क्लू को पढ़ता है जिसमें एक एंटीडोट की बात होती है और ये लोग एंटीडोट को खोजने लगते हैं। बेन को एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन तभी जैसन बेन पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है और बेन इस एंटीडोट को किसी तरह से अपने शरीर में लगा देता है जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जैसन की यहाँ पर मौत हो जाती है। बेन फिर इस रूम से बाहर निकलता है और एक दूसरे रूम में गिर जाता है। यह वही रूम होता है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। उधर जोई और माइक की लाश को लेने के लिए 2 लोग पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पाइप खुला हुआ है। तभी जोई इन पे पीछे से हमला कर देती है और इन लोगों को मार देती है। मतलब जोई मरी नहीं थी, बल्कि उसने ऑक्सीजन पाइप से सांस लेकर के अपने आप को जिंदा बचाए रखा था। इधर बेन इस कमरे से बाहर निकलता है जहाँ इस गेम का मास्टर इसे मिलता है और वह बेन को बताता है कि तुम जीत चुके हो। गेम मास्टर इसे यह भी बताता है कि हम लोग हर एक साल प्लेयर को लालच दे करके इस गेम में लाते हैं और अमीर लोग इस गेम का मजा लेते हैं और हम लोग खूब पैसे कमाते हैं। तो बेन कहता है कि इसका मतलब कि मैं अब घर जा सकता हूँ। तभी गेम मास्टर उसे कहता है कि क्या तुमने कभी देखा है कि घोड़ों के रेस में घोड़ों को इनाम दी जाती है, और फिर वह बेन पर हमला कर देता है। बेन इसे घायल कर देता है। तभी यहाँ पर जोई भी पहुंच जाती है और गेम मास्टर को वो गोली मार देती है। फिर बेन और जोई यहाँ से फाइनली बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि ये लोग एस्केप रूम से बाहर निकल चुके हैं। अब बेन को हॉस्पिटल में लाया जाता है और हॉस्पिटल में पुलिस भी आती है जिसे जोई ने बुलाया होता है। जोई पुलिस को लेकर के उसी जगह पे वापस जाती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होते हैं, बल्कि एक खंडर होता है। पुलिस जोई के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है। तभी जोई को यहाँ पर दीवार पर नो वे आउट लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख करके ये समझ जाती है कि पूरे एस्केप रूम के अंदर में डॉक्टर वू टेन यू को जगह जगह जहाँ पर दिखाया गया था वो दरअसल में नो वे आउट होता है। मतलब कि गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ और इस गेम से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। फिर हमें मूवी में 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जोई बेन से मिलने आई है। जोई बेन को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें अमेंडा, डैनी, माइक और जैसन की मरने की खबरें होती हैं, लेकिन उसकी मौत को एक एक्सीडेंट मान लिया गया होता है, जो कि जैसा उन लोगों के अतीत में उनके साथ हुआ था वैसे ही उनकी मौत भी हुई थी। जैसे अमेंडा मिलिट्री में होती है और वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। जैसन भी समुद्र में ही मर गया था। कहने का मतलब ये है कि ये गेम कभी शुरू हुआ ही नहीं था। तभी जोई यहाँ बेन से कहती है कि हमें इस गंदे गेम का और इसके पीछे लोगों का पता लगाना होगा। बेन शुरू में तो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। फिर जोई बेन को बताती है कि मैनहट्टन के एक बिल्डिंग में फिर से इस तरह के गेम को बनाया जा रहा है
और जोई बेन से कहती है कि हम लोग प्लेन से वहाँ पर चलेंगे। वही हमें दिखाया जाता है कि इस गेम को बनाने वाले पहले से ही जोई और बेन के फ्लाइट को क्रैश करने का प्लान बना रहे हैं, ताकि गेम में यह देखा जा सके कि आखिरकार बेन बचता है या फिर जोई बचती है। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मूवी का नाम एस्केप रूम है, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको 6.4 की रेटिंग दी है और 2022 में इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए।